चलो जी स्टार्ट करेंगे अपनी आज की क्लास। नई बुक से हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 29, ठीक है जी। नई बुक में इलस्ट्रेशन 29 है, पुरानी बुक में ढूंढ लो भाई कौन सा इलस्ट्रेशन है अपने आप। 31 पुरानी बुक में 31 दिया हुआ है। चलो जी पढ़ना बच्चे एक बार इलस्ट्रेशन। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। आज बच्चों मैं आपको पूरा कैश फ्लो बनाना भी सिखाऊंगा कि पूरा कैश फ्लो बनता है कैसे, और फॉर्मेट भी दिखाऊंगा कि फॉर्मेट कैसे बनता है। अभी तक तो बच्चों मैंने आपको प्रेजेंटेशन नहीं सिखाई थी, आज प्रेजेंटेशन भी सीखेंगे। क्वेश्चन में हम टॉप पे लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक दिन में 2 क्वेश्चन का टारगेट है, क्वेश्चन 2 हो जाने चाहिए कैश फ्लो के, तभी जाके हमारा टाइम से चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, फॉर्मेट ये है। पहले मैं फॉर्मेट ड्रॉ करूंगा पूरा। ए किसकी होती है? कैश फ्लो, सॉरी सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ए आएगा। ए किस नाम का है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमेशा शुरू होता है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट होता है। ये नोट नंबर 1 से। नोट नंबर 1 हम अलग से बनाते हैं, इन्हें हम नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं। ये स्टार्ट होता है हमेशा डिफरेंस ऑफ पीएल से। जब स्टेप नंबर 1 हो जाता है तो फिर हम क्या लिखते हैं? इसके अंदर एक लाइन लिखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है जी, कुछ चीज़ें ऐड लेस करते हैं, फिर स्टेप नंबर 3 चलता है। अब मुझे तो नहीं पता बच्चों ऑपरेटिंग कितनी बड़ी बनेगी, तो मैं क्या करता हूँ, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, हमेशा जो पेज का ब्रेकेज होता है वो 60% तो ऑपरेटिंग पे चला जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग बड़ी सी बनती है। बाकी 40 में से 15% इन्वेस्टिंग पे चला जाता है और बाकी 25% फाइनेंस, क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंदर हार्डली 2 या मैक्स 3 आइटम आते हैं। ठीक है जी। अब 60% पेज ब्रेक करने के बाद तो मैं यहाँ लिखता हूँ, जस्ट एक अंदाजा है कि यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। इसके ऊपर जैसे याद है 11th क्लास में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, तो अंदाजे से ट्रेडिंग के बाद पीएल की स्टार्ट शुरू कर लेते थे, वो अंदाजा ही तो होता था। ठीक है जी, तो ऐसे ही अंदाजा है। बाकी क्वेश्चन पढ़ के मुझे पता लग जाता है, आइडिया लग जाता है कि कितनी कौन सी एक्टिविटी बनेगी। इसे हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर इससे पहले एक और वो आता है, वो वर्किंग कैपिटल चेंज वाला। हाँ, वो स्टेप नंबर 2 के बाद आता है 3। अब मुझे नहीं पता ना बच्चे स्टेप नंबर 2 में कितने आइटम आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। मैंने कहा ना इस बार बच्चे मैं क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन भी दूंगा, बेकार का स्पेस नहीं मैं कहीं भी छोड़ने वाला कि भाई आइटम आए 2 लेकिन इस स्पेस छोड़ रखा मैंने 5 आइटम का। ठीक है जी। इन्वेस्टिंग में हार्डली इतना स्पेस यूज होता है, आइटम आते हैं 2 या 3, उसके बाद बाकी आइटम उसके लिए यूज कर देता हूँ, फ्लो फ्रॉम में यूज के लिए। और ये सी आइटम मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये एक अंदाजा है। हम यूज करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। फॉर्मेट बनाने के बाद हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मेट बना दिया, अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, देखना भाई साथ में सुनना। प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो ऑफ एबीसी लिमिटेड 31 मार्च 22 और 31 मार्च 21।
इन्फॉर्मेशन में बच्चे बैलेंस शीट गिवन है, कैश फ्लो बैलेंस शीट की हेल्प से ही बनता है बच्चे। कुछ नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे हैं रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, ट्रेड पेबल्स के लिए, और 2 एडिशन इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले हम एडिशन इन्फॉर्मेशन का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि आपने प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर क्या चार्ज किया, डेप्रीसिएशन चार्ज किया। प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मतलब क्या है कि वो इसका अकाउंट बनेगा। मैंने कहा था अकाउंट उसका बनता है जिसकी इन्फॉर्मेशन गिवन हो। तो आपको बच्चे मशीनरी ढूंढनी पड़ेगी। मशीनरी कहाँ आती है, मशीनरी आती है नॉन करंट एड के अंदर, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के अंदर, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। ऊपर देख के बताओ मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है। ऊपर का मतलब समझ गए ना कहाँ देखना है, ऊपर का मतलब है बैलेंस शीट। मशीनरी का प्रीवियस ईयर का है 84,000 टू बैलेंस BD 84 और करंट ईयर का है 90,000 और करंट ईयर का है 90। ये ओपनिंग है, क्लोजिंग है। प्लांटर मशीन में डेप लगाया आप लोगों ने, बाय डेप इधर ही आता है कितना 8,000 और कुछ कोई सेल परचेज और तो कुछ नहीं है। टोटल कर लो 1,06,000 टोटल आ रहा है क्रेडिट का, ठीक है। दोनों साइड बैलेंस होनी जरूरी है, तो 1,06,000। ऐसा क्या हुआ होगा कि आपके पास टोटल मशीनरी 84 की थी, उसमें वैल्यू घटने के बाद भी वैल्यू बढ़ गई, परचेज ही करी होगी ऑब्वियसली। कितने रुपए की परचेज करी है बता सकते हो, कितना 22,000 रुपये की, ठीक है जी। ये अकाउंट बनाया, इसका एग्जाम में बनाने का आधा नंबर अलग है, ठीक। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं जाते नहीं। डेप कहाँ जाता है, डेप्रिसिएशन जाता है स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। आज बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कैश फ्लो बनाने के बाद उसकी पोस्टिंग कैसे कैसे की जाती है, पूरा कैश फ्लो सिखाया जाएगा। ये तो मैंने आपको एक आइटम सिखाए थे, तो आपको आइटम पता लग गए कौन सा आइटम कहाँ जाता है, कुछ आपने याद कर लिया, कुछ आपको समझ में आ गया, तो काम चल गया। अब पूरा कैश फ्लो कैसे बनता है वो सिखाएगा बचे हुए दिनों में, जितने यहाँ पास 7-8 दिन बचे हुए हैं इस चैप्टर के लिए, वो हम कैश फ्लो यहाँ कराएंगे, ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। आपने सर इसका तो आपने इफेक्ट कर दिया, इसका क्यों नहीं किया, इसका भी करूँगा। ये क्या है, परचेज। परचेज कहाँ जाती है, इन्वेस्टिंग में। बोलते रहो बस, परचेज ऑफ मशीनरी कितने रुपए की, 22,000 रुपये के पैसे जाएंगे, लिख दिया यहाँ। दूसरी एडजस्टमेंट पढ़ो, 11th क्लास में याद है पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते थे, पहले एडजस्टमेंट पढ़ते थे, ये सही है अभी। नेक्स्ट इंटरेस्ट पे किया डिबेंचर पे, तो डिबेंचर पे, डिबेंचर कहाँ लिखते हो, फाइनेंसिंग में। जब इंटरेस्ट, जब डिबेंचर फाइनेंसिंग में लिखते हो तो उसका इंटरेस्ट भी कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में। लिखते हैं जी इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। कितने रुपये इंटरेस्ट पे किया होगा आप लोगों ने, 5। इसका मतलब पैसे गए होंगे, ठीक है जी। अब एक बार तो इसका इफेक्ट यहाँ चला गया। दूसरा, इसे ऑपरेटिंग से हटा दो क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। जब आप लोगों ने PL बनाया होगा, जब आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, जब आप लोगों ने P&L बनाया होगा, तो P&L में GP में से आप सारे खर्चे लेस कर देते हो। खर्चों में आप कोई भेदभाव नहीं करते, अच्छा ये ऑपरेटिंग का है, ये इन्वेस्टिंग का है, आप तो सिर्फ खर्चे का नाम लिख के यहाँ सारे खर्चे भर देते हो। निकाल क्या देते हो, नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। अब आपने कहा सर लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो लेस हो रखा है, इसका मतलब नेट प्रॉफिट में, तो इसका मतलब आपका पास जो प्रॉफिट है उसमें से ऑपरेटिंग वाला खर्चा भी लेस हो रखा है, सॉरी नॉन फाइनेंसिंग वाला खर्चा भी लेस हो रखा है, जो था तो बिजनेस से रिलेटेड ही, लेकिन ऑपरेशन का नहीं था, वो फाइनेंसिंग का था। तो मैंने कहा ठीक है, इसे यहाँ से हटा दो। हटाने का मतलब उसे वापस ऐड बैक कर लो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना, 5,000। डबल इफेक्ट आ गया, जहाँ का नहीं था वहाँ से हटा दिया, जहाँ पे लेस होना था वहाँ लेस कर दिया, ठीक है जी। और कोई एडजस्टमेंट, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट एडजस्ट होते ही कैश फ्लो के अंदर क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 एडजस्टमेंट से ऊपर आती नहीं है, ठीक है जी। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बन जाता है क्वेश्चन अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी हो तो, ठीक है जी। यहाँ तो कोई डाउट,
अब हम एक एक आइटम को पढ़ेंगे, बैलेंस शीट को ऊपर से लेके चलेंगे, शेयर होल्डर फंड से लेके और लास्ट तक आऊँगा करंट एसेट्स तक, ठीक है जी। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ओपनिंग में कितनी थी, क्लोजिंग में कितनी है। इसका क्या मतलब है कि शेयर 60 से 70 हो गए। शेयर खरीदे या शेयर बेचे। लाइबिलिटी बढ़ती है तो पैसा आता है, इसका मतलब है शेयर बेचे होंगे, डिवेंचर बेचे होंगे, लोन लिया होगा। लेकिन जब एसिड बढ़ती है तो इसका मतलब वो हमने खरीदी होगी, ठीक है जी। एसिड बढ़ती है तो परचेज होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो इसका मतलब वो इशू है, इशू किया है, डिवेंचर इशू किया, शेयर इशू किया, लोन लिया है, तो इशू ऑफ शेयर। आपने कहा सर हमने शेयर खरीदे कब होते, जब वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिखा होता है एसेट साइड, ठीक है जी। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लाइबिलिटी है भाई। कितने रुपए शेयर इशू किया आपने और पैसे आए होंगे, जरूर आए होंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ो, आगे क्या दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस कितने रुपए था। अच्छा इस पे तो नोट दिया हुआ है, नोट नंबर पे क्लिक करो। कैसे करो क्लिक, कहाँ है, क्लिक करो, क्लिक। कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, नोट नंबर। अब जैसे उस पर क्लिक किया 1 पे तो नोट नंबर 1 खुल के आ गया। उसकी डिटेल पता लगी कि इसके अंदर पीएल का बैलेंस कितना है और जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है। पीएल का बैलेंस कितना है, ओपनिंग में कितना था पीएनएल 12,000 का लॉस, और अब कितना हो गया 14,000 प्रॉफिट। कितने रुपए का डिफरेंस आ गया, बहुत बढ़िया, 26,000 रुपए का डिफरेंस है पीएल में। और क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, वो ऐड कर लो। जनरल रिजर्व कितना है ओपनिंग में, अब कितने बढ़ गया, तो वो भी ऐड कर लो। वापस आ जाओ ऊपर, मतलब हम ऊपर ही चल रहे हैं बैलेंस शीट से एक आइटम पे, जहाँ पे कोई क्लिक आया क्लिक किया, नीचे डिटेल उसी एडजस्ट सॉल्व कर दिया, फिर वापस आ जाओ। वो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग पे कोई क्लिक नोट नंबर है, नहीं है। ओपनिंग में कितने थे, ओपनिंग में कितने थे, और क्लोजिंग में ना इंक्रीज ना डिक्रीज, ना पैसा आया ना गया, छोड़ दो, आगे बढ़ो। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल नोट नंबर 2 दिया हुआ है, नोट नंबर 2 पे क्लिक किया, कहाँ पहुंच गए, उसके नीचे नोट नंबर 2 पे। नोट नंबर 2 में क्या डिटेल दी हुई है, क्रेडिटर और बीपी। मुझे क्रेडिटर भी और बीपी भी करंट लायबिलिटी का पार्ट है, और करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग नंबर स्टेप नंबर 3 में चलती है। हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, स्टेप 1 और 2। अब आपने कहा सर यहाँ पे लिख दो ऐड डिक्रीज इन सीए इंक्रीज इन लायबिलिटी, मुझे, लेकिन मुझे नहीं पता ना अभी यहाँ कितने आइटम और आएंगे। हो सकता है यहाँ 2 आइटम आ जाए, हो सकता है यहाँ 1 भी ना आए, गुडविल का राइट ऑफ होना यहाँ आ सकता है, ठीक है जी, कुछ और भी आ सकता है यहाँ पे, मुझे तो नहीं पता यहाँ कितना आइटम आएगा। तो ध्यान रखना जहाँ पे भी इस ऑपरेटिंग में स्टेप नंबर 3 के आइटम होंगे हम उन्हें बिल्कुल एंड में करेंगे सॉल्व, ठीक है जी, जिससे मेरी प्रेजेंटेशन मेंटेन हो जाएगी। हालांकि मैं कर सकता हूँ यहाँ लाइन का स्पेस छोड़ के 2 लाइन का स्पेस, लेकिन मुझे नहीं पता वो 1 लाइन होगी, 2 लाइन होगी, 3 लाइन होगी। तो अभी मैं सीए और सीएल का डिफरेंस नहीं देख रहा, तो स्टेप नंबर 3 में जाएगा। बाकी पूरा कैश फ्लो मैं बना दूंगा, उसे मैं थोड़ी देर में देखता हूँ। आगे बढ़ो, सीएल को छोड़ दो अभी के लिए। नेक्स्ट नॉन करंट एसेट दिया हुआ है। नॉन करंट एसेट के अंदर पहला आइटम क्या दिया हुआ, मशीनरी। मशीन का तो मैं अकाउंट बना चुका था, अकाउंट बनाने का पोस्टिंग कर चुका था, छोड़ दो इसे। आगे बढ़ो। ओपनिंग में कितनी थी, अब इसका क्या मतलब है जी, परचेज करी, क्या परचेज करी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं है, मार्केटेबल सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म होती है बच्चे। नॉन कितने से, इसका मतलब पैसे और चले गए। आगे बढ़ो, बस करंट रेट पे आ गए ना। सीए और सीएल दोनों छोड़ रखा है, सीए और सीएल कहाँ देखते हैं, स्टेप नंबर 3 में। इसका मतलब अब कोई भी आइटम छुटा नहीं हुआ एक्सेप्ट सीए और सीएल, बाकी पूरा कैश फ्लो बन चुका है। अब क्या करो बच्चों, इसका टोटल कर लो। अब सीए सीएल को देखते हैं, ऊपर से टोटल लेके चलेंगे। टोटल करो कितना आ रहा है, 36,000। 36,000 को यहाँ लिख लो, 36,000 में इसे ऐड करो, कितना आएगा, 36 और 10 46 और 3
49। इसे क्या नाम दोगे? स्टेप 1 और 2 में जब जुड़ के आता है क्या नाम देते हैं? इसे हम देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। आइटम आ गया। उसके बाद हम वो लाइन लिखते हैं। अब स्टेप नंबर 3 चलेगा। ऐड डिक्रीज इन CA और इंक्रीज इन CL। ठीक है जी। CL ऊपर छोड़ रखी है मैंने, कौन कौन सी? क्रेडिटर छोड़ रखा और ट्रेड पेबल क्रेडिटर और BP छोड़ रखा है। देखना दोनों में से कौन सा इंक्रीज हो रहा है? क्रेडिटर बढ़ रहे हैं तो क्रेडिटर आ जाएंगे यहाँ। कितने रुपए से बढ़ रहे हैं? 17,000 रुपए से। और BP बढ़ रहा है, घट रहा है, छोड़ दो तो दूसरी लाइन में जाएगा। ऐसे ही CA, देखना CA बढ़ रहा है, कौन सा CA बढ़ रहा है? करंट एसेट बढ़ रही है, कौन सी? करंट एसेट, इन्वेंट्री बढ़ रही है, दोनों को छोड़ दो मुझे। करंट इन्वेस्टमेंट भी आंसर है और कैश इक्विवेलेंट भी आंसर है। बस करंट एड के अंदर एक ही आइटम है, वो है इन्वेंट्री, जिसे मुझे एडजस्ट करना है। ठीक है जी। आपने सर कैश तो आंसर हो गया, करंट इन्वेस्टमेंट वो भी आंसर का ही पार्ट है, दोनों को छोड़ दो। और तो कुछ नहीं है इसके अंदर, तो 2 आइटम रह गए। कौन कौन से? एक तो BP और दूसरा ट्रेड पेबल के अंदर तो क्रेडिटर और BP आता है। अच्छा। अरे भाई ट्रेड पेबल के अंदर क्लिक किया, क्लिक किया, नीचे आइटम आ गए। उस दोनों आइटम में से एक को यहाँ यूज कर लिया। कौन कौन सा आइटम रह गए? एक BP रह गया और दूसरा इन्वेंट्री रह गई। और वो कहीं नहीं जा सकते एक्सेप्ट इस लाइन के अंदर। क्या लाइन है वो? लेस इंक्रीज इन CA और डिक्रीज इन CA। और वो दोनों आइटम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। BP डिक्रीज हो रहा है कितने रुपए से? 1000। और इन्वेंट्री बढ़ रही है कितने रुपए से? 37 से। दोनों ही की वजह से पैसे जा रहे हैं, माइनस लिख दिया। और देखो पूरी कहीं भी कोई स्पेस नहीं छूटा हुआ बेकार का। ठीक है जी। हर जगह मैंने अपना फॉर्मेट प्रॉपर मैनेज कर लिया है। ठीक है जी। जहाँ मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना इसके अंदर कितना आइटम आएंगे, मैं तो अंदाज छोड़ता। मैं कहा भाई 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ लो, 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ लो। मुझे थोड़ा पता था एक ही आएगा, 2 ही आएगा। उस चीज़ को मैंने ऐसे टेक केयर कर लिया कि भाई जितना आइटम है पहले उन्हें ढूंढ लिए। ठीक। कोई आइटम छूटा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ पूरी बैलेंस शीट में गौर से देखो, सिर्फ 2 ही आइटम छोड़ रखे हैं मैंने। कौन कौन से? करंट इन्वेस्टमेंट और कैश वो दोनों ही आंसर है। वो मेरी आंसर है जो मेरी हेल्प कराएंगे मेरे क्वेश्चन को मैच कराने में। जी इसमें कैश और बैंक वाले छूटते हैं, पर करंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं। बताऊंगा बच्चे, 1 मिनट। ठीक है जी। करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश इक्विवेलेंट के बराबर ही होती है। उससे जवाब पीछे लिखा हुआ है, अभी आ रहा हूँ उस पर। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है जी। इसमें टोटल करो, ये लेस करो। 19 में जुड़ जाएगा 17, ये आ जाएगा 66। 66 माइनस 38 ये आ जाएगा 28 प्लस है 28 का, प्लस है। इसे क्या नाम दिया? कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। इसका टोटल कर लेते हैं। ये क्या आ रहा है भाई? 32,000 रुपये नेगेटिव। क्या नाम देंगे इसे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऐसे ही इसका टोटल कर लेंगे। ये क्या आ रहा है भाई? 5,000 रुपये का फ्लो है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक। आपने कहा सर पूरा क्वेश्चन बना दिया आपने, इस कॉलम को तो यूज ही नहीं किया, कहीं क्यों बनाते हो आप ये बार बार? आज यूज हो गए। इस कॉलम में सिर्फ 3 ही आइटम जाएंगे। ये टोटल, ये टोटल और ये टोटल। 28,000 रुपये मेरे पास ऑपरेशन से आए थे, मतलब बिजनेस के ऑपरेशन से। 5,000 रुपये मेरे पास फाइनेंस से आए थे।
बिजनेस के जो मैंने कहीं से उधार लिए होंगे, शेयर बेचे होंगे, नेट 5,000 रुपये थे। फाइनेंस से 5, ऑपरेशन से 28, टोटल कितने पैसे हो गए होंगे? 33। और वो 33,000 के 33,000 में से 32,000 रुपये कहाँ लग गए? इन्वेस्टिंग में। तो बचा क्या? 1,000। वही 1,000 रुपये आंसर है, वही 1,000 रुपये आंसर है। आंसर देखना कैसे मैच करते हैं। अब सुनना, जब आपके पास ओपनिंग में बिजनेस स्टार्ट किया था, ओपनिंग में कैश कितना था? ओपनिंग में कैश कितना था देखना, कैश भी देखो और इन्वेस्टमेंट दोनों को जोड़ के बताओ। 25,000 रुपये जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास इतने रुपए का कैश या कैश इक्विवेलेंट था। कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब जो कैश तो नहीं लेकिन कैश से कम भी नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश के बराबर ही होती है, जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए कहीं मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जैसे कि आपने कमर्शियल पेपर खरीद लिए, जो आप जो समझते हो कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, ठीक है जी। या आपने कहीं गवर्नमेंट के कोई बॉन्ड्स खरीद लिए शॉर्ट टर्म के लिए, वो भी ये मान लो जेब में पैसे तो नहीं है लेकिन पैसे से वो कम भी नहीं है। एक तरह से ये मान लो ये आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट है, ये तो पैसे हैं, ये करंट इन्वेस्टमेंट है, तो ये कैश नहीं है लेकिन कैश से कम भी नहीं है, ठीक है जी। तो ओपनिंग में आपके पास 25,000 रुपये थे, क्लोजिंग में कितना कैश था आपके पास? 26। अब मैं साल भर इसी बात से परेशान था। अब पूरा सुना कैश फ्लो क्यों बनाया जाता है, इतने दिनों से जो मैं आपको कहानियाँ सुनाए जा रहा हूँ उसका जवाब आज दे रहा हूँ। जब मैंने शुरुआत में इस साल बैलेंस शीट पे देखा तो मैंने देखा अरे मेरे पास तो 25,000 रुपया कैश है, ठीक है ये कैश बढ़ना चाहिए। साल खत्म हुआ, मैंने देखा यार 25 से सिर्फ 26 ही हुए, बस 1,000 रुपये ही। 25 से कैश 26 ही हुआ, सिर्फ 1,000 रुपये ही बढ़े। भाई बिजनेस रन किया होगा, ऑपरेशन किया होगा, ऑपरेशन का मतलब वो वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन का मतलब बिजनेस चलाया होगा, ठीक है जी। तो ऑपरेशन किया बिजनेस का, ठीक है जी, लोगों से पैसे शेयर इशू भी किए, ठीक है जी। तो यार पैसा कहाँ गया यार, वो सारा कहीं तोड़ गया। तो मैंने कहा यार पता करता हूँ, मैं कहा यार एक काम करता हूँ, कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को ब्रेक करता हूँ 3 एक्टिविटी में। पहले पता लगाता हूँ बिजनेस के ऑपरेशन से कितना कैश आया, फिर पता लगाता हूँ कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कहीं कर देता हूँ, मशीनरी खरीद लेता हूँ, उसमें कितना पैसा आया या गया। और तीसरा बिजनेस में पैसा कहीं जो उधार पे ले रहा हूँ तो वापस भी करूँगा भाई, तो उसमें कितना पैसा आया जा रहा है उसका पता करता हूँ। तो मैंने 3 एक्टिविटी में अपना कैश को ब्रेक कर दिया, फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो, ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस। और जब मैंने उससे बैलेंस शीट उठाई, बैलेंस शीट में हर एक आइटम को देखा जो जहाँ जहाँ से आ सकता है। मैंने आइटम बताए थे, मैंने आप लोगों को आइटम बताए थे बैलेंस शीट में, कल भी बताए थे। शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लाइबिलिटी डील करते हैं फाइनेंस से, करंट लाइबिलिटी करंट एसेट डील करते हैं ऑपरेशन से। ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, रह क्या गया, नॉन करंट एसेट ये डील करती है इन्वेस्टमेंट से। ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, ये ऑपरेशन का पार्ट है, ये फाइनेंस का पार्ट है। इन सबको मैंने ढूंढा और जहाँ जहाँ इनका फ्लो घटना बढ़ना है वो यहाँ लिख दिया। और उससे पता लगाया कि यार बिजनेस से 28,000 रुपये तो यार बिजनेस के ऑपरेशन से आए हैं, 5,000 रुपये फाइनेंस से आए हैं। तो ये पैसा गया कहाँ? मैं कहा अच्छा ओहो, ये जो 33,000 रुपये इस बार आए थे नगद कैश, हार्ड कैश, उस 33 में से 22,000 की तो प्लांटर मशीनरी खरीद ली। पता लगाया ना, पैसा कहीं से तो दिया होगा, उधार पे लेके आया होगा, बिजनेस का पैसा है, यही तो पता करना है और हो क्या रहा है, ठीक है जी। तो मैं कहा यार जो 33,000 रुपये उसमें 22,000 तो प्लांट खरीद लिया। तो मैं कहा फिर भी पैसे बचने चाहिए थे, मैं कहा 10,000 की कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है जी। तो मैं कहा 1,000 रुपये तो बचने चाहिए थे, कह रहा हाँ वो 1,000 रुपये पड़े, वही 1,000 रुपये आंसर है। तो इसका मतलब अगर आपका ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश का जो डिफरेंस इन तीनों को जोड़ के वो मैच कर जाए तो कोई कैश फ्लो का आंसर ठीक है, ये है कैश फ्लो और कुछ नहीं है। 6 नंबर पक्के, फिर ये है कैश फ्लो जो मैं इतने कह रहा था, मैं बताऊंगा समझाऊंगा कराऊंगा, ये है। ऐसा कोई तरीका है कि हम एग्जाम में बैठे पता लगा ठीक है, ऐसा कोई तरीका नहीं, जब तक तीनों का फ्लो नहीं पता लगेगा, ऑपरेशन इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का नहीं पता लगा सकता, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तक तो आंसर मैच हुआ कि हाँ मेरा क्वेश्चन ठीक है,
मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया। बस अब 2 स्टेप और डालने हैं। इसे कुछ तो नाम दिया जाएगा, जब कैश फ्लो में हर चीज़ का कुछ नाम है तो इसका भी कुछ नाम होगा। इसका नाम है नेट प्लस है ना ये, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी। इसके अंदर आप ऐड करेंगे कौन सा कैश, ओपनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कौन सा, कितना ओपनिंग का कैश था 25, 1000 रुपये आया, तो 25 पहले पड़ा था, कितना आ गया। तो एट द एंड जो आंसर है वो क्लोजिंग कैश है, जो आंसर है वो क्लोजिंग कैश है। ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस इन तीनों का जोड़ है। ये पता कैसे आता है, ये आता है ए को बी को सी को जोड़ दो। ए बी सी दिख रहा है ना, कहाँ है ए बी सी, इन ए बी सी को जोड़ोगे तो आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज आ जाएगा। अगर प्लस है तो इंक्रीज और माइनस है तो ऐसा भी हो सकता था कि भैया ये 34 हो जाता, तो भी 33 आए थे, 34 लग गए तो 1000 रुपये घर के भी लग गए, तो फिर ये 24 हो जाता, तो ये 25 नेगेटिव, ये 24 आता फिर क्लोजिंग का कैश। ठीक है जी। इसे क्या नाम देंगे, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और कैश फ्लो में कुछ नहीं है, ये पूरा कैश फ्लो का निचोड़ है। बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसमें हम ओपनिंग वाला ऐड करते हैं क्लोजिंग बनाने के लिए। कैश फ्लो का फॉर्मेट ही ऐसा है। पहले जो क्लोजिंग का छब्बीसदार आया, ये हमेशा हमारी मैच थोड़ी करेगा, जब आंसर हमारा पूरा आ जाएगा। क्या क्या क्या, ये जो हमारा क्लोजिंग का छब्बीसदार था, हाँ ये दिया हुआ है, पूरा आंसर छब्बीसदार आ गया, तो ये हमेशा थोड़ी मैच करेगा, हमेशा। तो हमेशा मैच करना चाहिए। मैच तो ये करेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो ये आना चाहिए। अगर इन तीनों का टोटल जोड़ के, इन तीनों का टोटल जोड़ के वो ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस है तो क्वेश्चन ठीक है। अगर वो टोटल सेम नहीं है तो क्वेश्चन गलत है, कुछ ना कुछ तुमने गलती कर रखी है। तो फिर अगला स्टेप करना वेस्ट है, अगला स्टेप ही मत करो, छोड़ दो, क्वेश्चन हुआ ही। अच्छा, अगर आधा क्वेश्चन कर लिया उससे स्टेप मार्किंग तो हर जगह है। यहाँ तक किसे डाउट है जल्दी बताओ। बाकी तो मैं क्वेश्चन बार बार करवाता ही हूँ, ठीक है जी। लेकिन बेसिक कैश फ्लो की जो ज्ञान है वो यही है कि कैश फ्लो क्यों बनाया जाता है, टू नो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ अ बिजनेस। बस ये ऑब्जेक्टिव है। क्लियर, आगे देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट ही होगा। नेक्स्ट कौन सा है बच्चे, करते हैं, हाँ करते हैं, सारे इलस्ट्रेशन हो जाएंगे। फॉर्मेट यही है, फॉर्मेट मैं रब नहीं करूँगा। देखो ये फॉर्मेट इतना सही बना रहेगा और इतने पे ही रहेगा ये। बस मैं रब क्या करूँगा, मैं वही रब करूँगा जो मैंने लिखा हुआ है। मैं क्या रब करने वाला हूँ, मैं ये रब करने वाला हूँ, ये पूरा रब कर दूंगा मैं, ये तो मैं पूरा ही रब करूँगा। अब हो गया, मैं ये पूरा रब कर दूंगा। बाकी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि मैं ये भी पूरा रब कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ कितने आइटम आएंगे, और मैं ये भी रब करूंगा। बस ये तो रब होना ही है। अभी भी आप लोगों का कैश फ्लो बन सकता है। अगर किसी ने पुराना थोड़ा बहुत कोई होमवर्क छोड़ा हुआ है तो अभी भी कैश फ्लो बन सकता है। लेकिन अगर थोड़े दिनों तक और होमवर्क नहीं किया फिर नहीं बनेगा भाई ये, फिर तो स्टेप मार्किंग के तैयार है ना इस पर। कौन सा है बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर, नई बुक से 30 करेंगे। फॉर्मेट तैयार है हमारे सामने। अब देखो फॉर्मेट तैयार होने के साथ कितनी जल्दी क्वेश्चन होगा, हार्डली 15 मिनट लेंगे इसे करने में। पढ़ना भाई फटाफट से, कौन पढ़ रहा है, ये पढ़ देगा हमारा भाई यश। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द पीरियड 2 ईयर, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है जी। सबसे पहले एडजस्टमेंट एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एडिशनल दिया हुआ ना। कंटीन्यूअस लायबिलिटी अंदर क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास करंट ईयर का वो किसी काम का नहीं है, प्रीवियस ईयर काम का है। क्या बताया था एक बार, तो इसे स्टेप नंबर 1 में ऐड कर लो। किस नाम से, प्रोपोज्ड डिविडेंड, कितने रुपए, 20,000। 20,000। दूसरा इसकी वजह से पैसा गया होगा,
डिविडेंड मैं क्यों देता हूँ लोगों को? क्योंकि मैंने उनसे पैसे लिए हैं। पैसे लिए हुए सारे पैसे, उधार के पैसे कहाँ जाते हैं? फाइनेंसिंग में। तो जब शेयर का लेना देना का पैसा फाइनेंसिंग में, तो उसका डिविडेंड भी कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में जाएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड कितने रुपए है? 20,000 रुपये नेगेटिव। आगे बढ़ो। लोन वाज रीपेड ऑन 1 अप्रैल 2021। ये तो एक इन्फॉर्मेशन है कि जो आपने लोन ले रखा होगा वो आपने साल जैसे शुरू हुआ उसी दिन उतार दिया। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि ब्याज नहीं देना। साल शुरू हुआ तुरंत लोन उतार दिया, ब्याज नहीं देना। साल शुरू हुआ लोन आखिरी में उतारा तो ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो जी। वैसे मैंने रटवा भी रखा है, डेट अगर ओपनिंग की है तो ब्याज क्लोजिंग पे लग, डेट अगर ओपनिंग की है ब्याज क्लोजिंग पे निकलता है, क्लोजिंग की तो ऐसे तो रटवाया था उस दिन। अगर ये डेट है तो यहाँ पे ब्याज, ये डेट है तो यहाँ पे ब्याज। ठीक है जी, ये तो एक इन्फॉर्मेशन है, आगे यूज़ करूँगा इसे। और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक एक आइटम को ऊपर से पढ़ना शुरू करो और उसे दिमाग लगाओ कि कौन सा आइटम कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ओपनिंग में 2 लाख, अब 3 लाख क्या मतलब है? परचेज किया भाई इशू शेयर किए हैं भाई। परचेज का क्या मतलब होता है? जब मैं एसिड पूछ रहा हूँ तो आपके मुंह से सुनने में समझ में आता है कि हाँ जी परचेज किया है एसिड, तो अच्छा लगता है। जब आप बोल रहे हो कि परचेज किए हैं तो ऐसा लग रहा है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। इशू किए गए हैं शेयर, शेयर इशू होते हैं। इशू परचेज क्या होते हैं? इशू ऑफ कितने रुपए के पैसे आए होंगे। आगे बढ़ो। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट कहाँ जाता है? स्टेप नंबर 1 में। कितना है ओपनिंग? ओपनिंग 30। अब इसका क्या मतलब है? 50,000 रुपये का डिफरेंस ऑफ पीएल है वो। आगे बढ़ो। लॉन्ग टर्म ओपनिंग में कितनी थी? 75। अब ठीक है, जीरो डैश का 0, 75 जीरो का मतलब लोगे पैसे मैंने दे दिए पैसे का मतलब पैसे गए। पैसे आने जाने कहाँ लिखता हूँ? फाइनेंसिंग में। रीपेमेंट ऑफ लोन, कितने का लोन? 75,000। आपने कहा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 15% यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा, लेकिन किस पे निकाल लूंगा? 0 का 15% निकाल लो, क्योंकि शुरुआत में लोन 1 अप्रैल यहाँ पे था, 31 मार्च 22 आपने लोन यहाँ रीपे कर दिया। यहाँ लोन आपके पास ठीक है जी, लोन आपने कहाँ रीपे किया है? यहाँ लोन रीपे किया। ठीक है जी, यहाँ पे आपके ऊपर 75,000 रुपये का लोन था, लोन यहीं उतार दिया। यहाँ लोन 0 है तो जो डेट ही है तो ब्याज किस पे निकलेगा? इस पे ब्याज निकालने कोई फ़ायदा नहीं है। 15 0 का 15 0। ठीक है जी, इसलिए ब्याज का यूज़ नहीं किया। बच्चा कल को मुझे मतलब सर यहाँ पे रेट दिया था यूज़ नहीं किया, यूज़ कर लिया मैंने, कैलकुलेट नहीं हुआ उस पर। आगे बढ़ो। है जी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे नोट नंबर 2 दिया हुआ है। नोट नंबर 2 में क्या क्या दिया हुआ है? बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग में कितना था? 37 और अब 25। 37 से 25 से क्या मतलब है? क्या कर दिया? रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने रुपए का? 12,000। आगे बढ़ो। लोन लेना फाइनेंसिंग का पार्ट। नेक्स्ट छोड़ दो, स्टेप नंबर 3 में जाएगा, बाद में यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स के 2 ट्रीटमेंट थे। एक तो ऐड होता है, कौन सा? प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन से वाला? करंट ईयर का। करंट ईयर कितना है? 15। और प्रीवियस ईयर का कितना है? 12। उसे कहाँ लेस करता हूँ? स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4 आता है। जब स्टेप नंबर 3 को ही मैंने स्टार्ट नहीं किया तो 4 कैसे लिख सकता हूँ? तो 2 आइटम मैंने छोड़ दिए हैं। कौन कौन सा आइटम? जब मैं एग्जाम में क्वेश्चन करता हूँ मैं उन पर टिक लगा लेता हूँ। अभी आप टिक मत लगाना क्योंकि आपकी फिर बुक वो खराब हो जाएगी। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो मैं उस पर टिक लगा लेता हूँ, ये आइटम अभी छोड़े हुए हैं मैंने। एक तो मैंने ट्रेड पेबल छोड़ा हुआ है और साथ साथ मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स में
प्रीवियस ईयर का छोड़ा हुआ है उस पर टिक लगा लेता हूँ, मैं इसे मैं बाद में यूज़ करूँगा। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी आपको, जब एक फ्लो में क्वेश्चन करते हो आपको पता लग जाता है कौन सा आइटम को यूज़ करना है। आगे बढ़ो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है, प्रॉपर्टी इक्विपमेंट नोट नंबर 3 दिया। नोट नंबर 3 में क्या है? प्लांट ओपनिंग में कितनी है? अब इसका क्या मतलब है? कितने की नई परचेज कर ली? कितने की? परचेज ऑफ प्लांट एंड कितने रुपए से? इसका मतलब क्या है? पैसा गया। डेप्रिसिएशन देखो ओपनिंग में कितना था, अब क्या मतलब है इसका? 10,000 रुपये का और डेप लगाया। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए? 10,000 रुपये। आगे बढ़ो। आपने सर अकाउंट क्यों नहीं बनाया? जब इंफॉर्मेशन ही नहीं है, जब सेल परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं क्यों बनाऊं भाई अकाउंट? बनाओगे इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अकाउंट बनाओगे, डिफरेंस निकाल लोगे, फिर भी परचेज वही आएगी 50,000, फिर भी डेप वही आएगा 10,000। आगे बढ़ो। करंट इन्वेस्टमेंट आंसर है, छोड़ दो। इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल। बच्चे और तो कोई आइटम नहीं है, सिर्फ सीए और सीएल रह गया है, और एक क्या रह गया है? इनकम टैक्स पेड। बाकी सब चीज़ कर ली मैंने भाई। सीए और सीएल को छोड़ रखा है मैंने, क्योंकि मुझे अपनी प्रेजेंटेशन मेंटेन करनी है। और तो कोई आइटम है नहीं, ठीक है जी? और तो कोई आइटम नहीं है ना? नहीं। पक्का, ठीक है। टोटल कर लो, कितना आ रहा है? 50, 60, 70, 80, 85। 85 को यहाँ लिखो, 85 और 10, इसे क्या नाम दोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब हम वो लाइन लिखते हैं अपनी, कौन सी लाइन है वो? एड डिक्रीज इन सीए और इंक्रीज इन सीएल। पहले सीए को ही देख लो, घटे हुए सीए, घटी हुई सीए कौन सी है? कोई घट रही है? इन्वेंट्री बढ़ रही है, ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहा है, तो सीए तो घट नहीं रहा। लाइबिलिटी देखो कौन सी बढ़ रही है करंट लाइबिलिटी में? ट्रेड पेबल में। ट्रेड पेबल बढ़ रहा है, यहीं आ जाएगा ट्रेड पेबल। कितने रुपए है? 54। इसका मतलब 54,000 रुपये आ गए। लाइन मेंटेन कर ली, स्पेस का कोई स्पेस बेकार नहीं है। लेस इंक्रीज इन सीए। दूसरी लाइन चाहे मैं ना भी लिखूँ कोई फायदा नहीं, क्योंकि सीएल एक ही दिया हुआ, ठीक है जी? लिख देता हूँ फिर भी, डिक्रीज इन सीएल, ठीक है जी? कौन कौन से? दोनों सीए बढ़ रही है। कौन कौन सी? तो इन्वेंट्री है और ट्रेड रिसीवेबल। दोनों को बताओ बढ़ाओ कितने रुपए से? 30,000 और 30,000 रुपये भी जा रहा है, और 32,000 रुपये भी जा रहा है। और कोई आइटम छूटा हुआ है? कैश करंट इन्वेस्टमेंट तो आंसर है, शॉर्ट टर्म कैश और कैश भी आंसर है। सब कुछ कर लिया मैंने एक्सेप्ट एक आइटम को छोड़ के, वो है प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी प्रीवियस ईयर का। टोटल करता हूँ, उसके भी यूज करता हूँ। लो जी, 95 और 5 1 लाख 1 लाख 1,49,000। 1,49,000 में से 62 लेस कर लो। 149 माइनस 62 क्या आएगा भाई? 1,49,000 माइनस 62, इसे नाम देंगे हम 80। इसे क्या नाम दोगे? इसे एक नाम दिया जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। आप इसी पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने नाम नहीं दिया है, सीधा ही आपने बोल दिया था नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 28,000 रुपये। वहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं था, ठीक है जी? लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड। कौन से वाला? कितना है जो छोटा? 12,000। 87 माइनस 12 75,000। ये क्या है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसे बाहर लिख दो, एक पूरा हो गया। यहाँ तो और कोई आइटम नहीं है। 50,000 ही है, ये नेगेटिव है, 50,000 ही नेगेटिव है। इसे क्या नाम दोगे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है जी? अब इसका टोटल कर लो, ये कितना आ रहा है?
75 और 20 95, 5000 7000। देखना 7000 ही आ रहा है नेगेटिव है, गलत आ रहा होगा शायद, नहीं सही आ रहा। सही आ रहा है। साधारण आइडिया नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी ए प्लस बी प्लस सी, क्या आंसर आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी 75 18,000 क्या है, प्लस माइनस प्लस प्लस। देखना 18,000 डिफरेंस आ रहा है ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश में। ओपनिंग में कैश था 25 और अब हो गया है आंसर आ रहा है 18 25 से हो गया है 43। 43 माइनस 25 43 माइनस 25 18, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। इसका मतलब इसे मैं क्या नाम दूंगा 18,000 को? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अंदर मैं ऐड करूंगा क्या? ओपनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि है 25, 18 प्लस 25 43,000। 43,000 का नाम है, क्या नाम है? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सिर्फ 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? डेली के 2 क्वेश्चन का टारगेट है, आज मैंने 30 करा दिए हैं, 47 दिए हुए, कितने हो गए? 17। एक दिन में एक क्वेश्चन ऐसे जहाँ 4 हो जाते हैं। 17 में से आप हटा लो 15 मान लेते हैं हम क्वेश्चन मोटा मोटा। 15 को आप 4 से डिवाइड कर, 15 का आधा कर दो। 8 दिन, आज की तारीख है 23, 23 कल छुट्टी, आज 22 है ना, 24 25 26 27 28 29 30, 7 दिन उतना दिन है। 30 तारीख को सिलेबस खत्म हो जाएगा इसका। खत्म? कोई डाउट? इजी, वेरी इजी। बस मेरी शर्तों पे चलते रहें। जैसे जैसे कुछ ये इसे समझने से आता, रटना ज़्यादा जरूरी है। हर टीचर इस चैप्टर थोड़ा अलग स्टाइल से कराता है। जैसे मैंने कराया वो मुझे इजी लगता है, और अब आपने ये सुन लिया है तो आपको और कुछ नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन करनी है, पहले एडिशन इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है, बस ऊपर से फिर एक आइटम वो देखते रहो। नोट नंबर दिया, नोट पे चले जाओ, नहीं तो फिर जैसे इंक्रीज डिक्रीज है वो पता ही है आपको कि अगर वो NCL CL है तो फाइनेंसिंग का पार्ट है, ठीक है जी। CA CL है ऑपरेटिंग का पार्ट है, और NCA है इन्वेस्टिंग का पार्ट है, और तो कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट आप सबको सारी याद है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। बस आज हम इतना ही रखेंगे, कल मिलेंगे आप लोगों से। बाय बाय।